ब्रिजेश पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बताएंगे। हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी का सिलेबस क्या है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम पहला प्रश्न देखते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं, लोगों और समाजों का अध्ययन है। यह समय के साथ होने वाले बदलावों और विकास के रिकॉर्ड करता है और इतिहास में जुड़ी कुछ और बातें। इतिहास शब्द संस्कृत के इति और हास शब्दों से मिलकर बना है। इत का मतलब होता है बीती हुई और हास का मतलब है घटित हुई कहानी। इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। इतिहासकार जासूसों की तरह सबूतों का इस्तेमाल करके अतीत की घटनाओं की जांच करते हैं। इतिहास का मकसद अतीत की घटनाओं को समझना और उनका विश्लेषण करना होता है। इससे वर्तमान और भविष्य के लिए सीख मिलती है। इतिहास को चार मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास। इतिहासकारों को इतिहासकारों को कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन उन्हें तथ्यों की आधारशिला को नहीं भूलना चाहिए। इतिहास को कलात्मक रूप देना चाहिए जरूरी है। इतिहासकार को कवि की तरह सोचकर उस युग के साथ सहानुभूति विचार करना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास कैसे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक आधुनिक इतिहास। इसमें अब समय के बारे में बताया गया है। मानव के आगमन से लेके जो शासन चल रहा है, लेके 8वीं शताब्दी से लेके 1964 तक जो नेहरू की सभा थी, इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, जो हम सब पढ़े हैं। इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र। इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र। इतिहास मानव जीवन का अध्ययन है। यह प्राचीन काल से अस्तित्व में है। इतिहास वर्तमान घटनाओं की व्याख्या करता है। इतिहास मानव प्रयासों और युगों से उपलब्धियों से जुड़ा है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक अटूट संवाद है। इतिहास भूतकाल के लोगों को के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का परिचय कराता है। इतिहास को काल इतिहास को काल और देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इतिहास की प्रकृति आंशिक रूप से विज्ञान, कला और दर्शन की है। इतिहास को चार मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है: राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास। इतिहास के कुछ और प्रकार हैं, जैसे बौद्धिक इतिहास, समुद्री इतिहास, भौतिक इतिहास, मौखिक इतिहास, पुरालेख लेख विज्ञान, जन इतिहास, मनो इतिहास। ये सब इतिहास के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इतिहास एक विज्ञान है अथवा कला। ये एग्जामों में पूछा जाता है। इतिहास को एक कला माना जाता है, लेकिन इसमें विज्ञानों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पुरातत्व, फोरेंसिक, अनुभववाद वगैरह। इतिहास एक आलोचनात्मक विज्ञान है। इसमें किसी घटना, तथ्य या वस्तु की छानबीन करके सच्चाई का पता लगाया जाता है। इतिहास कई विमानों से लाभ उठाता है, जैसे कि मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक। इतिहास को लिखने में संदेह और विवेक के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। इतिहास को पठनीय बनाना चाहिए ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इतिहास को बहिष्करण की कला का भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हर छोटी से छोटी जानकारी को कहानी में शामिल नहीं करना चाहिए। इतिहास का महत्व तथा अन्य विषयों से संबंध। इतिहास क्या महत्व है और अन्य विषयों से कैसा इसका संबंध है। इतिहास मानव जीवन के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन है और यह सामाजिक विज्ञानों से निकटता से जुड़ा है। कई विद्वानों को मानना है कि इतिहास सामाजिक विज्ञानों का केंद्र है। इतिहास पुरातत्व विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान जैसे कई विषयों से जुड़ा हुआ है। इतिहास का अध्ययन करने से हमें अतीत को समझने में मदद मिलती है। इससे हमें वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इतिहास के अध्ययन से हमें आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। इतिहास के अध्ययन से हमें जानकारी का विश्लेषण करना और साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना सिखाया जाता है। इतिहास के अध्ययन से हमें नागरिक अधिकार, लैंगिक समानता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे मुद्दों पर अंतर्दृष्टि मिलती है। इतिहास वर्तमान घटनाओं को समझने और सार्वजनिक नीति मुद्दों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। इतिहास और कला दोनों एक दूसरे से आश्रित है। इतिहास और विज्ञान के बीच भी संबंध है। उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों की इतिहास और विज्ञान में मजबूत पृष्ठभूमि की जरूरत होती है। ऐतिहासिक वास्तुनिष्ठता। ऐतिहासिक वास्तुनिष्ठता
का मतलब होता है इतिहासकार अतीत की घटनाओं का वर्णन तटस्थ भाव से करे। ऐतिहासिक वास्तुनिष्ठता से जुड़ी कुछ बातें। ऐतिहासिक वास्तुनिष्ठता के लिए इतिहासकार को अतीत की घटनाओं के सभी स्रोतों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। इतिहासकार को अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचकर लिखना चाहिए। इतिहासकार को अपने परिवेश, विचारधारा, वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इतिहासकार को उद्देश्यपूर्ण शब्दों में मानवीय कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। ऐतिहासिक वास्तुनिष्ठता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और पक्षपात होते हैं। समूह पूर्वाग्रह इतिहासकार का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, इतिहासकार की कल्पना और लेखन। ऐतिहासिक वास्तुनिष्ठता से जुड़ी कुछ चुनौतियां होती हैं। इतिहासकार भी इसी दुनिया का हिस्सा है और इसकी कल्पना और लेखन निश्चित रूप से उसी का परिणाम है। अतीत का पूर्ण पुनः निर्माण संभव नहीं है, लेकिन आंशिक पुनः निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इतिहास में पूर्वाग्रह। इतिहास में पूर्वाग्रह का मतलब है किसी ऐतिहासिक घटना या व्यक्ति के बारे में पक्षपातपूर्ण तरीके से लिखना। इतिहासकारों का मकसद किसी घटना या व्यक्ति का सटीक इतिहास लिखना होता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। इतिहास में पूर्वाग्रह के कुछ उदाहरण ये रहे हैं। यूरोपीय इतिहास को यूरोसेंट्रिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, जिसमें वर्ग, लिंग या जातीयता का नज़रअंदाज कर दिया गया है। मुख्य धारा के पश्चिमी इतिहासकारों ने सांस्कृतिक या सामाजिक इतिहास को अभिजात वर्ग के नज़रिए से लिखा है। 20वीं शताब्दी के अंत में अफ्रीकी अमेरिकी विद्वानों ने अश्वेत अमेरिकियों का इतिहास लिखा और मुख्य धारा के ऐतिहासिक आख्यान में उन्हें शामिल करने का आह्वान किया। ऐतिहासिक साक्ष्य से क्या समझते हैं? ऐतिहासिक साक्ष्य से इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले साधन होते हैं जो किसी घटना विषय से जुड़े होते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य के कुछ उदाहरण ये हैं: कलाकृतियाँ, दस्तावेज, डायरियाँ और रिकॉर्डिंग, पांडुलिपियाँ, तस्वीरें, आत्मकथाएँ, स्मारक और भवन, सिक्के और मूर्तियाँ। ऐतिहासिक साक्ष्यों को दो मुख्य श्रेणी में बांटा गया है: प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं किसी घटना या विषय से सीधे जुड़े होते हैं। वही द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों की जांच के बाद बनाए जाते हैं, उसे द्वितीयक स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा लिखा गया पत्र प्राथमिक स्रोत है, जबकि उनके बारे में लिखी गई किताब द्वितीयक स्रोत है। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा लिखा गया जो पत्र है वो प्राथमिक स्रोत है, जबकि उनके बारे में लिखी गई किताब द्वितीयक स्रोत है। ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने के लिए मौखिक इतिहास का भी इस्तेमाल किया जाता है। मौखिक इतिहास को भी ऐतिहासिक रूप में मूल्यवान बनाने के लिए सावधानीपूर्वक संरचित किया जाना चाहिए। इतिहास में कार्य कारण का मतलब है कि हर ऐतिहासिक घटना की शुरुआत पहले हुई घटनाओं से हुई थी। कार्य कारण का निर्धारण करने से अतीत की घटनाओं और लोगों के प्रभाव का वर्तमान और भविष्य पर असर समझा जा सकता है। और हर घटना के होने के कोई कारण होता है, बिना कारण किसी घटना का होना असंभव है। इसलिए सभी विद्वानों का मानना है कि कार्य में कारण होना जरूरी है। अगर कार्य में कोई कारण रहेगा तभी कार्य होगा। इतिहास से जुड़ी कुछ और बातें हैं। इतिहास में तथ्यों का संकलन किया जाता है। इतिहासकार इतिहास के निर्माण के लिए कहीं से भी मिलने वाले तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। इतिहासकार इकट्ठा किए गए तथ्यों का विश्लेषण निष्पक्षता और सतर्कता से करते हैं। इतिहासकार मानवता के अतीत के ऐतिहासिक स्रोतों पर शोध, अध्ययन, विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। इतिहासकार इतिहास के किसी खास भूगोल, घटनाओं या अवधि में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। इतिहासकार से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐतिहासिक तथ्यों को पुनरावृत्ति न करे, बल्कि अपने दिमाग को विकसित करें। इतिहासकार को अतीत का वर्णन तटस्थ भाव से करना चाहिए। वह अपने परिवेश, विचारधारा और वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि कोई महत्वाकांक्षी देश अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करें। साम्राज्यवाद के कुछ प्रमुख उद्देश्य ये हैं: आर्थिक विस्तार, सत्ता को मजबूत करना, नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करना, अज्ञात भूमि और सांस्कृतिक की खोज करना। ये साम्राज्यवादी का दृष्टिकोण होता है। हम अब साम्राज्यवाद से जुड़ी कुछ और खास बातें बताएंगे। साम्राज्यवाद शब्द लैटिन शब्द इम्पेरियम से बना है, जिसका मतलब आदेश देना होता है। साम्राज्यवाद में विजय प्राप्त करने वाला देश मातृभूमि कहलाता है और जिस देश पर विजय मिलती है उसे उपनिवेश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
साम्राज्यवाद में विजय प्राप्त करने वाले देश को मातृभूमि कहलाता है और जिस देश पर विजय मिलती है उसे उपनिवेश कहा जाता है। साम्राज्यवाद में लोगों के राजनीतिक आत्मनिर्णय और आज़ादी का उल्लंघन होता है। साम्राज्यवाद में शक्ति का इस्तेमाल हमेशा होता है, चाहे वह सैन्य हो या आर्थिक हो। साम्राज्यवाद को अक्सर नैतिक रूप से निंदनीय माना जाता है। इतिहास के कुछ उदाहरणों में सिकंदर महान के अधीन ग्रीक साम्राज्यवाद और बेनिटो मुसोलिनी के अधीन इतालवी साम्राज्य थी। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसके तहत लोगों का अपने देश के प्रति समर्पण हो और निष्ठा को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और राष्ट्रवाद से जुड़े कुछ खास पहलू ये रहे हैं। राष्ट्रवाद के तहत लोगों का मानना होता है कि उन्हें अपने देश और लोगों के प्रति दूसरों से ज़्यादा वफादारी दिखानी चाहिए। राष्ट्रवाद लोगों के सांस्कृतिक पहलू का बढ़ावा देता है और विदेशी प्रभावों का विरोध करता है। राष्ट्रवाद की भावनाएं अक्सर साझा भाषा, धर्म, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों या जातीयता पर आधारित होती है। जो राष्ट्रवादी होते हैं, राष्ट्रवाद के तहत लोगों का मानना होता है कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीति, समुदाय, राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक पंथ माना जाता है जो आधुनिक समाजों के सामंजस्य को रेखांकित करता है। राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है और इन राजनीति विज्ञान के कॉलेज छात्रों के अध्ययन का एक अहम हिस्सा है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित हुई थी। इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए जोर दिया गया था। मार्क्सवादी दृष्टिकोण समाज और राजनीति से जुड़ा एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के मुताबिक सामाजिक बदलाव आर्थिक वर्ग संघर्ष के जरिए होते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में कुछ खास बातें। मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 19वीं सदी में विकसित किया था। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुताबिक इतिहास की गतिशीलता भौतिक उत्पादन और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के उदय से तय होती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुताबिक पूंजीवादी व्यवस्था स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है और अपने ही पतन का कारण बनेगी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुताबिक शासक वर्ग ने सर्वहारा वर्ग का शोषण किया और यह शोषण अंततः क्रांति की ओर ले जाएगा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुताबिक स्वतंत्रता रचनात्मक व्यक्तित्व के विकास में निहित होती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुताबिक समाज का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन पिछले 250 वर्षों में सर्वहारा वर्ग का व्यापक और तेज विकास रहा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जुड़ी कुछ और बातें हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण को साम्यवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण को क्या जानते हैं? साम्यवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अगले पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत मध्यकालीन इतिहास के स्रोत समकालीन स्रोत होते हैं। मध्यकालीन इतिहास के कुछ स्रोत रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ जैसे बाइबल, कुरान, हिंदू ग्रंथ, शिलालेख, सिक्के, स्मारक जैसे पुरातात्विक अवशेष, मौखिक परंपराएं जैसे कहानियाँ, गीत और कविताएं, आधिकारिक दस्तावेज जैसे शाही फरमान, कानून कर रिकॉर्ड, साहित्यिक कृतियाँ जैसे इतिहास की रचनाएं, शासकों की जीवनी, आत्मकथाएं, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित भारत के संबंध में यात्रा विवरण। मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले कुछ और स्रोत ये रहे हैं। राजतरंगी जैसे ग्रंथ, इब्न बतूता की किताब क्या थी? किताब उल रहला। मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों में भी प्राचीन सभ्यताओं की राजनीति, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों, कानूनी संहिताओं, इतिहासों, संतों के जीवन और धार्मिक कार्यों पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास के आधुनिक स्रोत क्या है? मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों और आधुनिक इतिहास के स्रोतों में अंतर इस प्रकार है। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथ, शिलालेख और ऐतिहासिक कविताएं पर आधारित होती हैं। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास के कुछ और स्रोत होते हैं जैसे आत्मकथाएं, यात्रा वृत्तांत और दस्तावेज, मौखिक परंपराएं जैसे कि कहानियाँ और गीत, आधिकारिक दस्तावेज जैसे कि शाही फरमान, कानून और कर रिकॉर्ड, पुरातात्विक अवशेष जैसे कि भवन कलाकृतियाँ और उपकरण। आधुनिक इतिहास के स्रोत
आधुनिक इतिहास के स्रोत की पत्रिकाएं, समाचार पत्र और सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं एक महत्वपूर्ण और वैध स्रोत हैं। इनमें से कुछ प्रमुख स्रोत ये हैं: द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, द मद्रास कुरियर गजट, द बॉम्बे हेराल्ड। आधुनिक इतिहास के स्रोत आधिकारिक अभिलेख, सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ब्रिटिश सरकार उनके नियंत्रण वाले राज्यों के बीच के संबंधों को समझा जा सकता है। इन दस्तावेजों से अंग्रेजों की भारत पर नियंत्रण पाने की रणनीतियों और युक्तियों का पता चलता है। पत्रिकाएं और समाचार पत्र आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्र महत्वपूर्ण हैं। संस्मरण और तस्वीरें स्रोत भी आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। व्यापार गोदाम औपनिवेशिक काल में व्यापार गोदाम ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार होने वाले सामानों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मुंबई में कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग एक उल्लेखनीय उदाहरण है। आधुनिक भारतीय इतिहास का मतलब है 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर आज तक के भारत का इतिहास। इस दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिनमें मुगल साम्राज्य का पतन, भारत पर ब्रिटिश विजय, 1857 का सामाजिक सुधार आंदोलन, 2 विश्व युद्ध और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शामिल हैं। अभिलेखीय स्रोत क्या होता है? अभिलेखीय स्रोत जो आधुनिक इतिहास के अभिलेखीय स्रोतों में ये शामिल हैं: सरकारी दस्तावेज, न्यायिक रिकॉर्ड, मेयर कोर्ट के अभिलेख, वसीयत, प्रोवेट, प्रशासन के पत्र। आधुनिक इतिहास के अध्ययन में इन स्रोतों से मदद मिलती है कि ब्रिटिश सरकार और उनके नियंत्रण वाले राज्यों के बीच संबंधों को समझने में मदद मिलती है। अंग्रेजों द्वारा भारत पर नियंत्रण पाने के लिए इस्तेमाल की गई रणनीतियों और युक्तियों का पहचानने में मदद मिलती है। औपनिवेशिक काल के सैन्य स्थापत्य, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों को समझने में मदद मिलती है। आमतौर पर 17वीं और 18वीं शताब्दी के बाद से दुनिया के इतिहास को आधुनिक इतिहास माना जाता है। इस काल को तर्क के युग या ज्ञान के युग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं अमीर खुसरो, क्योंकि एग्जामों में अमीर खुसरो, अबुल हसन ये सब पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो, जो जिसका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा है। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों को खुलकर प्रयोग किया, और वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है और वे अपने पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, साथ ही इनका इतिहास स्रोत रूप में महत्व। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो कितने शासन करते थे? 8 शासन तक रहे। 8 सुल्तानों के शासन देखा है अमीर खुसरो। नेक्स्ट नंबर, मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म, इनके पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन था। और खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन के अंदर जिसका कार्यकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक बलबन का कार्यकाल था, ये शरणार्थी के रूप में भारत आ बसे थे। खुसरो की माँ बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री तथा एक भारतीय मुसलमान महिला थी। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते ही वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो में व्यावसायिक बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना सारा जीवन राज्याश्रय में ही बिताया। राज दरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। साहित्य के अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में भी खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारतीय और ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और एक नवीन राग शैली ईमान, जिल्फ, साजगरी आदि को जन्म दिया। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है।
इन्होंने गीत के तर्ज पर फारसी में और अरबी में गज़ल के शब्दों को मिलाकर कई पहेलियों और दोहे भी लिखे हैं। अब हम पढ़ते हैं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। जियाउद्दीन बर्नी इनका जन्म 1285 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1358 ईस्वी में हुई थी। ये एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे। बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में उत्तरी भारत के बाराम में हुआ था, जो अब बुलंदशहर के में स्थित है। एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था, इसलिए उनका नाम निस्बा बर्नी रखा गया था। जियाउद्दीन का क्या नाम रखा था? निस्बा बर्नी रखा गया था। इनके पूर्वज भारतीय शहर कैथल हरियाणा से आके बाराम में आकर बस गए थे। बाराम कहाँ? उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में है। इनके पिता, चाचा और दादा सभी दिल्ली के सुल्तान के अधीन उच्च सरकारी पदों पर काम करते थे। उनके नाना हुसाम उद दीन गयासुद्दीन बलबन के एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे और उनके पिता मुवैयिद उल मुल्क जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बेटे अर्क अली खान के नायब के पद पर थे। उनके चाचा काजी अला उल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दिल्ली के कोतवाल पुलिस प्रमुख थे। बर्नी के कभी कोई पद नहीं संभाला, लेकिन 17 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक का नदीम मतलब साथी रहा। इस दौरान वे अमीर खुसरो के काफ़ी करीब थे। तुगलक के अपदस्थ होने के बाद वह समर्थन से बाहर हो गया। निर्वासन में उन्होंने सरकार, धर्म और इतिहास के संबंधित 2 लेख लिखे, जिसमें उन्हें उम्मीद थी कि वे उन्हें नए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का प्रिय बना देंगे। उनके कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया और 1357 में गरीब होकर इनकी मृत्यु हो गई जियाउद्दीन बर्नी का। अब हम पढ़ते हैं अबुल फजल। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। अबुल फजल का पूरा नाम क्या था? अबुल फजल इब्न मुबारक था। इनका संबंध अरब के हिजाजी परिवार से था। इनका जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। प्रारंभिक जीवन अबुल फजल का पूरा परिवार देशांतरवास कर पहले ही सिंध आ चुका था। फिर भी हिंदुस्तान के राजस्थान में अजमेर के पास नागौर में हमेशा के लिए बस गया। इनका जन्म आगरा में हुआ और अबुल फजल बचपन में ही काफ़ी प्रतिभाशाली बालक थे। उनके पिता शेख मुबारक ने उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की। शीघ्र ही वह एक गूढ़ और कुशल समीक्षक विद्वान की ख्याति अर्जित कर ली। 20 वर्ष की आयु में वह शिक्षक बन गए। 1573 ईस्वी में उनका प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। वह असाधारण प्रतिभा, सतर्क, निष्ठा और वफादारी के बल पर अकबर के चहेते बन गए। वह शीघ्र अकबर का विश्वासी बन गए और शीघ्र ही प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंच गए। अबुल फजल इब्न का इतिहास लेखन वह एक महान राजनेता, राजनयिक और सैन्य जनरल होने के साथ उन्होंने अपनी पहचान एक लेखक के रूप में वह भी इतिहास लेखक के रूप में बनाई। उन्होंने इतिहास के परत दर परत को उजागर का लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। खासकर उनकी ख्याति तब और बढ़ जाती है जब उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। उन्होंने भारतीय मुगल कालीन समाज और सभ्यता को इस पुस्तक के माध्यम से बड़े ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। अब हम पढ़ते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता जो अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक थे, उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल इब्न बतूता। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। अनुमानतः इन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण इस युग के शायद ही किसी अन्य यात्री ने किया होगा। अपनी यात्रा के दौरान भारत भी आया था। उनकी पुस्तक का नाम रेहला किताब उल रेहला था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी दी गई है। ये कितने देश की यात्रा किए थे इब्न बतूता की यात्राएं? मक्का, मदीना, यमन एवं अदन, भारत, मलया, चिटगांव, चीन, मोरक्को, टिम्बुक्टू और तगादा, इतने देश में ये रहे। आरती मजूमदार वैद्य परिवार से आने वाले मजूमदार का जन्म
खंडारपारा, गोपालगंज, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, जो अब बांग्लादेश में है। यह जो मजूमदार जहाँ पैदा हुए थे, ये खंडारपारा अब प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में है। इनका जन्म ये 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को हलधर मजूमदार और विधु मुखी के घर हुआ था। इन्होंने ढाका और कलकत्ता, अब कोलकाता में के विभिन्न स्कूल में अध्ययन किया और अंततः 1905 ईस्वी में इन्होंने कटक के रेवेनेसा कॉलेज से अपनी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। 1907 ईस्वी में इन्होंने सुरेंद्र नाथ कॉलेज के प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति के साथ FA पास किया और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में शामिल हो गए। क्रमशः 1909 और 1911 में BA ऑनर्स और MA इतिहास के साथ स्नातक होने के बाद इन्होंने 1913 ईस्वी में अपने शोध कार्य के लिए प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति जीती थी। अब हम बढ़ते हैं ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद का जन्म 17 जून 1888 ईस्वी को सियालकोट में हुआ था। वे भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के विशेषज्ञ थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया और 1940 के दशक में वहाँ के उपकुलपति रहे। उनका निधन 14 अक्टूबर 1973 को हुआ। इन्होंने इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तक ली। तारा का पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तक ये ताराचंद लिखे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ। थैंक यू।